नमस्ते क्लास, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो है +1 क्लास का टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर्स +1 क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा में से एक नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वेक्टर्स के बेसिस पर ही आगे की सारी फिजिक्स अब चलेगी। ठीक है, आपका फर्स्ट यूनिट जो वो डायमेंशंस है, लेकिन उसका उतना यूज नहीं है जितना वेक्टर्स का है। वेक्टर्स के बेसिस पर अब आपकी सारी की सारी जो फिजिक्स है वो सारी वेक्टर्स बेस्ड है। ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स होते क्या है। देखो, वेक्टर मींस रेस्पेक्ट, इज्जत। कैसे भाई, आप सभी एक दिशा, देखो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज कही जाती हैं, वेक्टर्स वो क्वांटिटीज कही जाती हैं जिनके पास दिशा होती है, जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होती है। तो कोई भी बच्चा, देखो आप सभी बच्चे जो है मेहनत करते हैं अपने हिसाब से, हर व्यक्ति मेहनत करता है जितना हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है थोड़ी मेहनत के अंदर ज्यादा गेन कर लेता है और एक व्यक्ति जो होता है ज्यादा मेहनत के अंदर थोड़ा गेन कर पाता है बेसिकली। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है डायरेक्शन, दिशा, और उसी हिसाब से आपको रिस्पेक्ट भी दी जाती है। सो बेसिकली वेक्टर्स मींस रेस्पेक्ट। वेक्टर का मतलब दिशा। जब आपको दिशा मिल गई, अगर आपकी मेहनत को एक दिशा मिल गई, तो आप क्या बन जाओगे? रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल। ठीक है। सो वेक्टर्स मींस रिस्पेक्ट, सबसे पहली चीज। अरे ऐसे मत लिखाना पेपर में, कहीं पेपर में भी लिख दो वेक्टर्स मींस रेस्पेक्ट। अरे भाई, वेक्टर्स मींस दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। देखो, दो तरह की मेन क्वांटिटीज होती है, वैसे टेंसेस भी होते हैं लेकिन उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दो तरह की मेन क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा बेटर क्या है? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई ज्यादा बेटर कौन सा, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में हमको स्केलर का भी यूज करना और वेक्टर का भी यूज करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनके पास, तो मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ग्राफिकल लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब ग्राफिकल लेंथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब ग्राफिकल लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अभी देखो, जैसे आप बाजार गए और 10 किलो चीनी लेकर आए, तो ये जो 10 है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी आप इसको बोल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स, कि आप कितने किलो लेकर आए हो, कितने। तो जो कितने हैं दैट इज मैग्नीट्यूड, कि कितने लेकर आए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, 10 यूनिट, कौन कौन सी? किलोग्राम के जैसी। सो दैट इज मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बार बार इस शब्द को यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के एक बेसिक डिफरेंस की। स्केलर्स और वेक्टर्स के एक बेसिक डिफरेंस की। क्या डिफरेंस क्या है स्केलर्स और वेक्टर्स में? मैं आपको एक मोटा मोटा सा डिफरेंस बताता हूं, एक बढ़िया सा डिफरेंस बता देता हूं जो हमेशा ही आपको याद रखना है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो स्केलर अलजेब्रा को ओबे करती हैं, और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करती हैं। अब तुम कहोगे अलजेब्रा लगा दिया, फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि जो स्केलर अलजेब्रा होता है उसमें कैलकुलेशन डायरेक्शन के बेसिस पर नहीं की जाती। ठीक है, और यहां जो कैलकुलेशन होती है वो डायरेक्शन के बेसिस पर की जाती है। ठीक है ना, यहां पर जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्शन के बेसिस पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं ये मार्कर लेता हूं लेट से, ठीक है, लेट से मैंने ये मार्कर लिया। अभी इस पर मैं अगर इधर से फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स आप इस पर ये कहां जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाने का मतलब इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। और नेट फोर्स 0 कब होता है, नेट फोर्स 0 का मतलब तो हमने फोर्स अप्लाई नहीं करवाया। लेकिन ये बात तो गलत है, हमने तो फोर्स अप्लाई करवाया। तो आप इस 0 को डिफाइन कैसे करोगे, कैसे परिभाषित करोगे? हम बोलेंगे कि भाई 10 न्यूटन एक साइड से लगाया, 10 न्यूटन उधर से लगाया, और ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन हो गए कैंसिल। तो नेट कितना बचा, 0। तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, जो 0 न्यूटन का फोर्स नेट आया है, जो कैलकुलेशन आपने की है वो किस बेसिस पर किया आपने, डायरेक्शन के बेसिस पर, ठीक है ना। जबकि जब वायर्स के अंदर करंट फ्लो करता है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हालांकि उसके पास डायरेक्शन होती है। करंट की एक डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, करंट की एक डायरेक्शन होती है, फिर भी उसे क्या कहा जाता है, स्केलर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि करंट इधर से लेट से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से लेट से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इधर 15 एम्पियर का करंट जाएगा। अब अगर ये 10 एम्पियर आप यहां की बजाय यहां से भी लेकर जाओगे ना, तब भी इस वायर से 15 एम्पियर का ही करंट जाएगा। तो डायरेक्शन के बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं की जाती। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां पर कैलकुलेशन डायरेक्शनल बेसिस पर नहीं करी जाती उन्हें कहा जाता है स्केलर्स, और इनमें जिनमें डायरेक्शनल बेसिस पर की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, और बेसिक रूल क्या है स्केलर और वेक्टर को आइडेंटिफाई करने का। इसके अलावा एक और बात है जो हमेशा वेक्टर को स्केलर से अलग करती है, और वो होती है उनके साइन, उनका रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप एक वेक्टर को लिखते हो तो हमेशा एक एरो हेड लगाकर लिखते हो। एरो हेड मतलब सिर के ऊपर उसके एक एरो लगा देते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास दिशा है, डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को। ए बी वेक्टर का अर्थ क्या हुआ, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए बी वेक्टर मींस व्हाट, ए बी वेक्टर मींस वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम। इसी प्रकार अगर आप बीसी वेक्टर लिखते हो तो बीसी वेक्टर का क्या अर्थ होगा, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू सी। तो ये पॉइंट होता है जहां से वेक्टर, ये वाला बी, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और टेल ऑफ अ वेक्टर, टेल। और ये वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट और हेड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो टेल ऑफ अ वेक्टर मतलब जहां से कोई वेक्टर स्टार्ट होता है, और हेड ऑफ अ वेक्टर जहां पर कोई वेक्टर खत्म होता है, एंड होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर से वो किस प्रकार अलग होते हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। वेक्टर अगर कहीं पर लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो शायद से कि स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है। स्पीड भी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। फिर फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क बेसिकली ये होता है कि जो स्पीड होती है वो स्केलर होती है, और वेक्टर जो है वो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड को भी v से दिखाया जाता है, वेलोसिटी को भी v तक से दिखाया जाता है। अभी तक तो आप यही करते आ रहे थे, लेकिन इसके बाद आप वेलोसिटी के लिए ऊपर एक एरो लगा दोगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर वेलोसिटी दिखानी होगी तो एरो दिखा दोगे, अगर आपको कहीं पर स्पीड दिखानी होगी तो कोई जरूरत नहीं है। तो समझ जाओगे ना देखते ही। डिस्प्लेसमेंट को दिखाना होगा तो एरो लगाएंगे, डिस्टेंस को दिखाना होगा तो एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है, ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सी क्वांटिटी तो स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। इसके अलावा जो वेक्टर्स होते हैं, खास बात कि वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करते हैं, जिसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन होती है इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। चलो इससे आगे हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर को कैसे, किस प्रकार से लिखा जाता है। लेट्स से हमने लिखा ए बी वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है? तो आंसर है, देखो सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए एक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है किसी भी वेक्टर के, और मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या होता है, और उसके बेसिस पर मैं आपको समझाता हूं इन चीजों के बारे में। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से कि आप इस प्रकार से
लेट्स से कि आप यहां से 5 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक आपने 5 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो लेट्स से आपने यहां से यहां तक 5 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ठीक है। अभी ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से आपने 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट सॉरी ट्रैवल किया। तो आपने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त एक्स और वाई में साइमल्टेनियसली मोशन किया, एक साथ। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप एक साथ 2 दिशाओं में मूव कर रहे हो, नहीं समझे? यहां से यहां जाने का मतलब है इधर भी चलना और ऊपर भी चलना। तो एक साथ आप कितनी दिशाओं में चल रहे हो? 2 दिशाओं में। तो अगर आप एक साथ 2 दिशाओं में चल रहे हो तो इन दोनों दिशाओं को यदि आप दिखा पाते हो, यदि आप इन दोनों दिशाओं को एक साथ दिखाना चाहते हो, देखो अभी ये मैग्नीट्यूड कितना है 5, लेकिन क्या आप ऐसे ही दिखाओगे इस वेक्टर को? नहीं, कभी नहीं। आप इस वेक्टर को ऐसे ही नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसके साथ कोई दिशा लगाई नहीं है। आपको पता है इसकी वैल्यू 5 है, 5 के ऊपर तो आप एरो लगाओगे नहीं, समझ रहे हो ना? वो तो क्वांटिटी की सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लगता है, 5 के ऊपर तो एरो लगेगा नहीं। तो अब इसको वेक्टर है, कैसे दिखाओगे, किस प्रकार से दिखाओगे कि ये कौन कौन सी डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। तो वो दिखाने के लिए हमको क्या करना है, हमको पता करना है अगर हम x में लेट से 4 यूनिट चले, y में लेट से 3 यूनिट चले इस पॉइंट से, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। या मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से यहां 5 यूनिट चला हूं तो इसका मतलब मैंने x यूनिट में 4 और y में 3, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है 4,3। तो अभी ये वाला जो, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देखो ये 2 अलग अलग दिशाएं हैं, आप इस दिशा में चल रहे हो, इन दिशाओं में चल नहीं रहे हो। आपका मोशन इस दिशा में नहीं है, आपका मोशन इस डायरेक्शन में है। अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप किस प्रकार से, कैसा यूज करोगे एक्स और वाई एक्सिस को, तो वो होती है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। देखो अब ये वाला जो वेक्टर है ये 4 यूनिट है एक्स में और 3 यूनिट है वाई में, ठीक है। तो एक वेक्टर, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, और अभी आगे आएगा वो, इसी चैप्टर के आगे आता जाएगा, टॉपिक आएंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और मेकिंग, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक चीज होती है रिजल्टेंट बनाना और एक चीज होती है रिजॉल्व करना, कंपोनेंट्स बनाना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे बेसिकली। अभी फिलहाल जो आपको समझना है कि 4 यूनिट एक्स दिशा में और 3 यूनिट वाई दिशा में ये वेक्टर ने प्रोपेगेट किए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की और जीरो वेक्टर की। पहले यूनिट वेक्टर पे बात करते हैं हम सबसे पहले। यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, देखो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की होती है जिससे उसको डराइव किया गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 whose direction is same as that of the original vector। इस बात का मैं आपको अर्थ समझाता हूं। लेट्स से कि आप दिल्ली से सोनीपत तक का डिस्टेंस ले लेते हैं हम, लेट्स से। तो दिल्ली से सोनीपत तक लेट्स से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो एक सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पे आता है, हाँ। तो दिल्ली से सोनीपत तक का ये 40 किलोमीटर का रास्ता है। ये सोनीपत है, ये दिल्ली है। तो सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए 40 किलोमीटर आपको ट्रैवल करने पड़ते हैं। इस रास्ते के 40 हिस्से कर दो, 40 हिस्से। तो प्रत्येक हिस्से का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट। यूनिट जो शब्द है वो यूनिटी से आया है, और यूनिटी का मतलब तो आप सभी जानते हो क्या होता है? एकता। पढ़ी है वो कहानी, पढ़ी है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो यूनिटी का मतलब एकता, और यूनिटी से शब्द आया यूनिट। यूनिट का मतलब 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे बनता है वो सुनेंगे ध्यान से सभी बच्चे। देखो सबसे पहले आपने सोनीपत से दिल्ली तक जाना है, लेट से वो 40 किलोमीटर। अब इस 40 किलोमीटर का अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो इसके आप 40 हिस्से कर दो। क्या कर दोगे? 40 हिस्से, 40 पार्ट्स कर दिए। तो एक एक पार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
एक एक यूनिट, 40 हिस्सों में से एक एक पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा, एक एक यूनिट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, सोनीपत से दिल्ली। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। और क्योंकि ये एक, इसका मैग्नीट्यूड एक है, तो लेट्स से कि ये कोई 1 साल का बर्थडे बॉय है, ठीक है, जिसका 1 साल पूरा हो गया है, इसलिए उसको हमने कैप डलवा दी। तो यूनिट वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है, बेसिकली यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर फ्रॉम विच इट इज डेराइव्ड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये चीज है फिजिक्स के अंदर। इसका सिग्निफिकेंस क्या, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात ध्यान रखें कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे दिखाया जाता है या ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या ऐसे दिखाया जा सकता है या ऐसे, मतलब आपकी मर्जी है। अगर आपको वेक्टर दिखाना तो इस प्रकार से लिखेंगे, और अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखाना तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अगर ये बोझ लगता हो, भाई हम कौन लिखे इतना, भाई कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख लो, ठीक है। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है सबसे पहले। तो अभी यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है। तो यहां से जो एक बात समझ में आनी चाहिए आप सभी को, वो क्या, वो ये कि वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, मैं भी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है फिजिक्स के अंदर, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मैं आपको बताता हूं कैसे। और अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना 5 मीटर चलने वाला, वो भी यहीं पे स्पष्ट करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो वेक्टर इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार से यह पता चल जाए कि किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का क्या नाम है या क्या वैल्यू है, और उस डायरेक्शन का नेट मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाए, तो आप किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट किया जाता है। एक्स दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब एक्स दिशा कितनी बड़ी है हमें नहीं पता भाई, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बड़ी है ना। तो एक्स दिशा में हमने एक छोटे से वेक्टर का नाम दे दिया। क्यों दिया, क्यों दिया आप खुद सोच के देखो। क्योंकि हमको हर वेक्टर को एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने उस डायरेक्शन के एक छोटे वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसका एक नाम रख दिया, और वो नाम हमने क्या रखा, आई कैप, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के एक छोटे से वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एक्स की दिशा में। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, वो 1 इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, उसकी बात नहीं हम कर रहे। 1 मैग्नीट्यूड, जैसे एक्स एक्सिस के अगर आप 1000 हिस्से करते हो तो उसका एक हिस्सा जो होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली एक हिस्सा एक्स एक्सिस का जो हम ग्राफ पे बनाते हैं, उसका एक हिस्सा हमने उसका नाम रख दिया आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस इज जे कैप। ये हमने नाम रखे हैं, नाम किसी का कुछ भी रख सकते हो। और यूनिट वेक्टर ऑन जेड एक्सिस इज के कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन जेड एक्सिस आई, जे एंड के। क्लियर हो रहा सही बच्चों को, बात समझ में आ रही है। अभी देखना, अगर तुमको ये पता चल जाए, जैसा कि अभी पिछले केस में हमको पता था, क्या पता था कि भाई एक्स एक्सिस की दिशा में आप टोटल 5 यूनिट चले थे। इस 5 यूनिट का मतलब था ओरिजिन से 4 यूनिट। अगर मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ये 5 था, जब मैंने इसको एक्सिस के ऊपर, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया, तो मैंने ये पाया कि ये जो पॉइंट है ना, ये y की दिशा में 4 और x की दिशा में 3। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे जहां पर मैं खड़ा था। अगर मैंने ओरिजिन से चलना शुरू किया, 0 0 से चलना शुरू किया और इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि x दिशा में 3 और y दिशा में 4 चलने पर मैं टोटल 5 चल पड़ा और इस पॉइंट पर आकर पहुंच गया। हाँ, तो अगर आप 5 यूनिट चलते हो टोटल, तो 5 यूनिट चलने के बाद हमने ये नोटिस किया कि x दिशा में 3 और y दिशा में, y डायरेक्शन में आप 4 यूनिट टोटल। आपने जब अलग अलग इंडिविजुअली देखा तो x में 3, y में 4, ठीक है। अभी अगर इस चीज को नोटिस किया जाए, तो अगर अपने को ये पता चल जाए कि x दिशा का यूनिट वेक्टर का क्या नाम है, तो हम क्या करेंगे। हमको पता है कि हम x दिशा में कितना चले हैं, 3, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ हमारा x डायरेक्शन में, 3।
और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो हमको पहले से ही पता है आई कैप, तो वेक्टर क्या बन जाएगा 3 आई कैप। समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार हमें अगर ये पता चल जाए कि वाई डायरेक्शन में हम कितना चले हैं 4, और वाई डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसका क्या उसका वेक्टर क्या बनेगा, उसका यूनिट वेक्टर क्या है, सबसे पहले तो जे कैप, जो हमने नाम दिया है, नाम देना था, नाम दे दिया जे कैप। और वाई दिशा का आपका मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो आप वाई दिशा का वेक्टर क्या बनेगा 4 जे कैप। अब आप इन दोनों के वेक्टर सम से, देखो स्केलर सम नहीं, वेक्टर सम, वेक्टर अलजेब्रा आ जाएगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम अगर आप कर दोगे, वेक्टर सम अगर आप कर दोगे तो आपकी नेट पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर आपके पास है किसी दिशा में तो आप उस डायरेक्शन के वेक्टर की वैल्यू बता सकते हो और एक नेट वैल्यू अपने वेक्टर को दे सकते हो। तो यस, हियर कम्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इसी प्रकार से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इनफैक्ट दुनिया के हर वेक्टर को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है जी, इसका मतलब आप x दिशा में अगर x आपका मैग्नीट्यूड है और x डायरेक्शन का वेक्टर i कैप, y डायरेक्शन का आपका मैग्नीट्यूड y है और j कैप, z डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड आपका z है और उस दिशा का यूनिट वेक्टर k कैप, इनको मल्टीप्लाई किए इनके यूनिट वेक्टर्स के साथ मैग्नीट्यूड्स को, तो आपका ये हो गया x डायरेक्शन का वेक्टर, y डायरेक्शन का वेक्टर, z डायरेक्शन का वेक्टर, एंड दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये बात, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर उस सिंगल वेक्टर को कहा जाता है बेसिकली जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और जिसकी डायरेक्शन, अभी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आप बताओगे उसकी डायरेक्शन चेंज थोड़ी हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाली ही तो रहेगी ना। तो यही चीज आपको समझ के रखनी है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसकी डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर्स में यही चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर नोट करना चाहो तो कर लो, इसको रोक कर, और मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आई गेस आपको 3 से 4 चीजें तो जरूर समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले वेक्टर क्या होते हैं, फिर दूसरे नंबर पे वेक्टर्स को किस प्रकार एरो हेड लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, हेड टेल। तीसरी चीज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिफरेंस, और स्केलर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में क्या फर्क होता है। चौथी चीज आपको जो जरूर समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम अपनी 5वीं चीज के ऊपर चलते हैं। यूनिट वेक्टर से अगली जो हमारी जो चीज है हम उस पर चलते हैं, विच इज जीरो वेक्टर। थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बीच में इनके बताऊंगा। ठीक है, चीजें हम करेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। यूनिट वेक्टर के बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे जीरो वेक्टर। अभी भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल था आपको याद होगा? इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितना होगा इस वेक्टर के ऊपर? 0। जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नहीं समझे? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। देखो आपने यहां से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यहां से लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, ये बॉडी यहीं पे रेस्ट पर रहेगी, नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, क्या डायरेक्शन है नहीं पता। अगर यही फोर्स आप ऐसे लगा देते या ऐसे लगा देते, अब भी तो ये 0 पे ही रहती, रेस्ट पर ही रहती, तब भी मैग्नीट्यूड कितना होता? 0, एंड देयर विल बी नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक बॉडी जो रेस्ट पर पड़ी हुई है उसका वेलोसिटी वेक्टर 0 वेक्टर। एक बॉडी जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन 0 वेक्टर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड
क्योंकि जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो वेक्टर्स के। सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए जीरो वेक्टर्स क्या चीज होती है। जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलो अभी अपन बात करते हैं जीरो वेक्टर। हमने जो पांचवी चीज पढ़ी अभी के लिए इस लेक्चर में, छठी चीज पर हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, लेट्स से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो लेट्स से 10 न्यूटन का लग रहा है। इधर से जो फोर्स लग रहा है वो लेट्स से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन। कैसे, 10 5, एक डायरेक्शन में 10 लग रहा है, एक में 5 लग रहा है, तो नेट कितना 5। क्यों, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो ये एक फोर्स की कैलकुलेशन है, फोर्स वेक्टर है और वेक्टर की कैलकुलेशन डायरेक्शन के बेसिस पर होती है। तो आंसर विल बी 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसी बॉडी पे लेट्स से कि मैं इधर से एक 12 न्यूटन का फोर्स और लगा देता हूं। अब क्या होगा, बड़ा मजेदार खेल है। अब समझो इस बात को, एक बॉडी है जिस पर मैं ऊपर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, और ऊपर से या तो इधर से फोर्स लगा रहा हूं ऐसे। अब ये बॉडी कहां जाएगी, क्या होगा इस बॉडी के साथ, ये बॉडी कहां जाएगी। बेसिकली एक फोर्स तो मैं इस पर इधर लगा रहा हूं, एक फोर्स मैं इस पर ऊपर लगा रहा हूं। अब ये बॉडी कहां जाएगी, तो आंसर है ये बॉडी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जाएगी। ठीक है, ये बॉडी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि भाई दो फोर्स काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बॉडी को कहां जाना चाहिए, आप खुद सोच के देखो, ये प्रैक्टिकल है। देखो अभी इस चीज के ऊपर हम थ्योरी भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर लॉ, जो पैरेललोग्राम लॉ वो भी आएंगे आगे जाकर। लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, छोटी सी। यहां पे कैलकुलेशन किसके बेसिस पर होगी, डायरेक्शन के बेसिस पर। एक डायरेक्शन आपको सजेस्ट करती है 12 न्यूटन इधर, एक आपको सजेस्ट करती है 5 न्यूटन ऊपर। तो नेट फोर्स जो जाएगा 12 और 5 का 17 नहीं होगा। 17 कब होता, अगर स्केलर होता। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है, कैलकुलेशन डायरेक्शन के बेसिस पर होगी। तो वैसा ही एग्जाम्पल जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक्स दिशा में यहां से यहां 5 जाने का मतलब क्या है, यहां से यहां 5 जाने का मतलब है इस दिशा में 4 और इस दिशा में 3 चलना। ठीक है, अब ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में एक पूरी वीडियो है, अगली जो वीडियो बनाऊंगा पूरी इसी कंपोनेंट और रेजोल्यूशन के ऊपर ही बनाई जाएगी। कंपोनेंट्स के ऊपर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, और उसको हम बोलते हैं कि उसको मिलाना, बेसिकली रेजोल्यूशन करना, तोड़ना उसको वेक्टर को और उनको मिलाना। ठीक है, तो उसके ऊपर एक अगली वीडियो आएगी। लेकिन उससे पहले आप एक बेसिक चीज समझ सकते हो ना कि आप यहां से यहां 4 गए, यहां से यहां 3 गए, तो आप टोटल अगर आप दोनों में एक साथ चल रहे हो, मतलब आप इधर जा रहे हो। और ये चीज सिर्फ एक वेक्टर के अंदर ही हो सकती है, स्केलर के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि एक सिंगल वेक्टर 2 वेक्टर के जितना इफेक्ट आपको अकेला दिखा रहा है। स्केलर्स में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसी प्रकार से यहां पर भी 5 न्यूटन ऊपर, 10 न्यूटन या 12 न्यूटन इधर या इधर जहां भी है, तो नेट जो जाएगा इन दोनों के डायरेक्शनल बेसिस पर इधर लगेगा एक नेट फोर्स इन दोनों पार्टीज पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस जो होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। 12 और 15 का जो है नेट हो जाएगा 13 न्यूटन, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी सभी बच्चों को मेरे हिसाब से। चलो अब उससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अप इज, तो तीसरी चीज थी, पांचवी चीज थी जीरो वेक्टर। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर हम जा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी टाइप्स आपको बता देते हैं वेक्टर्स की, कुछ टाइप्स आपको बताते हैं। जैसे पहली है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, को का मतलब एक ही, लीनियर मतलब लाइन। सो कोलिनियर, को लाइन, को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन। तो जो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग होते हैं ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है। ठीक है, जो वेक्टर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक पैरेलल और दूसरे एंटी पैरेलल। ठीक है, एक पैरेलल दूसरे एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है, जो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जो सेम डायरेक्शन में चलने वाले वेक्टर्स होते हैं। कोई भी 2 वेक्टर्स जो सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, ऐसे वेक्टर्स को, और फिजिक्स में एक बात याद रखें, फिजिक्स में
सेम डायरेक्शन का मतलब होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सेम डायरेक्शन मीन्स द एंगल बिटवीन वेक्टर्स is 0 degree. Same direction means the angle between vectors is 0 degree. ठीक है। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी पैरेलल। फिजिक्स में वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल का मतलब होता है थीटा 180 डिग्री। एग्जैक्टली ऑपोजिट इसको आप बोल सकते हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ठीक है। सो पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स दो टाइप्स होती है कोलिनियर, एक ही लाइन के अलोंग आने वाले वेक्टर्स की। ठीक है। चलो अगले वेक्टर पर अब हम चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स के बाद हम चलते हैं अगले वेक्टर्स पर, को इनिशियल। तो यहां पर अपना छठा पॉइंट बन गया कोलिनियर, सातवां बन गया को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। बिलियर्ड बॉल्स खेलते हो? हाँ, ये तो सारे खेलते हैं। नहीं खेलते? जाते होगे ना मॉल्स वगैरह में घूमने, मॉल्स में घूमने जाते होगे। बिलियर्ड बॉल्स, एक बॉल दूसरे से स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद जहां स्ट्राइक करती है वहां से दो बॉल ऐसा निकलती है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? को इनिशियल। ठीक है। वेक्टर्स हैं, उन दोनों की डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों पर लगने वाला फोर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है जी। और हम बात कर सकते हैं इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव, इसको आप किसी वेक्टर का ऑपोजिट भी बोल सकते हो। ठीक है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी वेक्टर के ऑपोजिट दिशा वाला वेक्टर। मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट है। ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन होता है, वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होता है, तो वो उसका एक नेगेटिव वेक्टर होगा। ठीक है। या फिर देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है ना, जब आप एक नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन करते हो तो नेगेटिव वेक्टर अपने आप से नहीं बनता है। क्या होता है कि लेट्स से एक ही क्वेश्चन में, जैसे आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करे होंगे क्लास 9th में भी, तो शायद आपको आपके टीचर्स ने सिखाया होगा एक डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स होते हैं उन सबको पॉजिटिव मान लो, और फिर जो भी ऑपोजिट चीजें होंगी उन सबको क्या मान लेना? नेगेटिव। तो यही नेगेटिव का रूल होता है कि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और उसके ऑपोजिट जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी क्या मानी जाएंगी? उसके ऑपोजिट। ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव आपको लिखना है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से अगर हमने वेक्टर लिखा ए बी, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो अगर आप लिख देते हो ना बी ए वेक्टर, तो बी ए का मतलब है कि बी से ए की तरफ, तो जस्ट ऑपोजिट। नाउ दे आर टू वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप ए से बी जाओ या आप बी से ए आओ, अगर आप ए से बी जाओ या आप बी से ए आओ, दोनों ही केसेस में आपका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको दूं, लेट्स से यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव, यहां पर भी एक चार्ज है पॉजिटिव। अब ये चार्ज इसको धक्का देगा, ठीक है, ये इसको धक्का देगा, नहीं समझे? तो इसका इस पर जो फोर्स होगा वो इधर होगा, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो इधर होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो बराबर होगा। ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये इस पर लगाएगा, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सेम होगा। या अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाती है, लेट्स से एफ, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, सेम एफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में डायरेक्शन ऐसे इन्वॉल्व नहीं होती, वो Gm1m2/r², कोई मतलब नहीं होता है, दोनों जगह पे लगता सेम है, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। तो फोर्स की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, ग्राफिकल लेंथ, लेकिन फर्क किस चीज का है? अब कई बच्चों को एक गलत इंटरप्रिटेशन होती है, वो मैं आपको बता दूं।
लेंथ वाली, ग्राफिकल लेंथ की। उनको लगता है कि ग्राफिकल लेंथ का मतलब है ग्राफ, मतलब लेंथ, मतलब हर वेक्टर को आप लेंथ की टर्म्स में बनाते हो। भाई ग्राफ की लेंथ, ग्राफ जब आप बनाओगे ना, ग्राफ तो आप मास का भी बना सकते हो, फोर्स का भी बना सकते हो, डिस्टेंस का भी बना सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का भी बनाते हो, वेलोसिटी, हर चीज का ग्राफ बनाते हो ना। तो ग्राफ के ऊपर जब आप उस चीज की लेंथ दिखाओगे, वो होती है ग्राफिकल लेंथ और मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ, तो ये चीज क्लियर हो रही है आपको। नेगेटिव वेक्टर समझ में आ रहा है वैसे बच्चों को कि ये इस पर जो फोर्स लगाएगा और ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों का फोर्स सेम होगा, मगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इसका फोर्स इसके फोर्स का नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। चलो, उसके बाद हम अगली चीज पर चलते हैं, दैट इज, तो यहां तक आई गेस क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को किस प्रकार से लिखा जाता है, स्केलर वेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, और अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट चीज मैंने आपको बताई थी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, और बीच में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, विच वाज को इनिशियल। ठीक है, अगली चीज जो आ जाती है अब, किसी भी वेक्टर को लिखना कैसे, अभी वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा आपको। मैं 3 चीजें बताऊंगा और उसके मैग्नीट्यूड की का फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और वो होता क्या है, मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से कि यहां से ये ओरिजिन है। ठीक है, अपने रूम में जहां पर भी आप बैठे हो, जहां भी जिस भी रूम में आप बैठे हो, उस रूम को इमेजिन करो, उस रूम को बेसिकली इमेजिन करो, उसका एक कोना देखो। हर रूम में आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने दिखेंगे। उनमें से किसी एक कोने को ओरिजिन मान लो। ठीक है, किसी एक कोने को क्या मान लोगे, ओरिजिन। अभी कभी घर पर समझ में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड में बिल्कुल आप रिजल्ट निकालोगे और प्रैक्टिकली पता होगा आपको कि मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या है। किसी एक कोने को ओरिजिन मान लो, मान लिया। अब एक दिशा को, लेट्स से जैसे मेरे पास वहां एक कोना है, मैं उस कोने को ओरिजिन मान रहा हूं। एक दिशा को x मानो, एक को y और एक को z। ठीक है, कोने पर आपके पास ऐसा होगा, यहां पे एक कोना है ना, एक इधर जा रही होगी, एक इधर और एक ऐसा, 3 डायरेक्शंस निकल रही है ना। किसी एक को x मान लो, किसी एक को y, किसी एक को z मान लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर उसको बनाता हूं। ठीक है, लेट्स से ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, अब आप यहां से ऐसे निकले। ठीक है, x और y, x और z प्लेन में, मतलब आप किसी एक कोने से एक दीवार के लॉन्ग चढ़ रहे हो, दीवार के लॉन्ग। तो आप कौन सी कितनी दिशाओं में चल रहे हो, 2 दिशाओं में, x में और z में। अगर आप इधर निकलते हो, इस कोने के ऐसा चलते हो, ऐसा, तब भी आप 2 दिशाओं में हो। ठीक है, तो बेसिकली समझने वाली बात यहां पर यह है, अगर आप स्पेस के अंदर मूव करते हो, हवा के अंदर मूव करते हो, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जो उसका डायगोनल बनेगा बॉडी के अंदर वाला, अगर आप उस डायगोनल के अलॉन्ग मूव करते हो, तो आप एक साथ कितनी दिशाओं में मूव कर रहे हो, 3। ठीक है, वेक्टर्स यही काम आएंगे ना, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वेक्टर्स काम आएंगे, क्योंकि डायरेक्शनल बेसिकली कैलकुलेशन जो है आप डायरेक्शन के बेसिस पर इन्वॉल्व हो गई। तो यहां पे अब वेक्टर आपको क्या सिखाएगा, लेट्स से कि आप 3 दिशाओं में हो, लेट्स से x, y एंड दिस इज z। पेपर पे या बोर्ड पर उतना अच्छा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये प्लेन है और हम स्पेस को इस पर दिखा रहे हैं, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जो आपको जितना बेटर होता है उसको देखो एक बार। ठीक है, मैं पूरा इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभी ना ध्यान देंगे। आप x और y और z तीनों एक्सिस पे एक साथ कैसे मूव कर सकते हो। आप एक कोने को, कमरे के एक कोने को पिक करो, वहां से चलना, या लेट से एक मक्खी जो उड़ती है, या कोई पक्षी जो कोई भी उड़ रहा है, वो एक कोने से लेट से दूसरे कोने तक जाता है आपके रूम के, लेकिन कमरे के बीच में सोते हो, स्पेस से, दीवार के अलॉन्ग नहीं, बीच में सोते हो। तो एक साथ कितनी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, 3। अब आपको यह पता है कि वो पक्षी लेट से यहां पहुंच गया, ऐसा करने पर उसकी x दिशा में जो चेंज आया, y में जो चेंज आया और z में जो चेंज आया। ठीक है, अभी आपका कमरा क्या है, एक क्यूबॉइड, इसकी लेंथ क्या होती है, क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ क्या होती है, ये आपने पहले से ही पढ़ा होगा है, क्या होती है लेंथ, L² प्लस B² प्लस H²। जानते हो इस बारे में, आप इस लेंथ के बारे में जानते हो आप सभी बच्चे। ठीक है,
ये क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है। और अगर आपका कमरा एक क्यूब है तो यहां पे ये तीनों सेम हो जाते हैं, तो √3a हो जाता है। अभी हम अलग अलग मान रहे हैं, तो x y z। लेट्स से आप एक कोने से दूसरे कोने तक जाने दें, आपने x डिस्टेंस, y डिस्टेंस और z डिस्टेंस, 3 डिस्टेंसेस आपने ट्रैवल कर लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में आपका कमरा या कोई भी ऐसी जगह जहां आप स्पेस के अंदर मूव कर रहे हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा आप खुद ही सोच के देख लो। मैग्नीट्यूड एक क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा। अगर आप स्पेस के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, वो भी तीनों डायरेक्शंस में एक साथ मूव करते हो, तो इट बिकम्स अ क्यूबॉइड, नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल समझ रहे हो ना। आप यहां से चलना शुरू किए और ऐसे गए, तो इधर भी चल रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो और इधर भी जा रहे हो। लेट्स से यहां से यहां गए तो इधर भी गए, आगे भी गए, ऊपर भी गए। कितनी दिशाओं में एक साथ चले? 3। तो अब ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। और आप क्यूबॉइड के किसके अलोंग चले हो? डायगोनल के अलोंग। और डायगोनल की लेंथ ही इस वेक्टर का क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड। क्योंकि लेंथ तो यही है ना वेक्टर की, उसकी दिशाएं 3 अलग अलग हो सकती हैं। x दिशा में xi वेक्टर, y दिशा में yj वेक्टर, z दिशा में zk वेक्टर। समझ रहे हो? और मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? √x² प्लस y² प्लस z²। समझ गए ना इस बात को आप सभी? तो यदि कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk है, तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? सबसे पहले तो अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आपको करना क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर ये वेक्टर है तो डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, बेसिकली आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए करते कुछ नहीं हो। अगर 10 न्यूटन का एक वेक्टर है तो उसको 10 से ही डिवाइड करते हो, उससे वहां बचता क्या है? एक दिशा बच जाती है। ठीक है ना? तो एक डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर के पास, मगर मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर के। और ये कैसे आया समझ में आ रहा है ना? क्यूबॉइड के डायगोनल से। ठीक है, अगर आप यही प्लेन के अंदर मूव करते हैं, लेट्स से आप प्लेन के अंदर मूव कर रहे हो, स्पेस है ही नहीं, तो वैसे भी समझ में आता होगा कि यहां से यहां तक की लेंथ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इधर 12 न्यूटन था, इधर 5 न्यूटन था, तो नेट कितना बनेगा? 13 न्यूटन। कैसे? क्योंकि उस वेक्टर का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। और उस केस में z कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आप z डायरेक्शन में गए नहीं। ठीक है, यहां तक आई गेस चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी आपको। वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, स्केलर वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, कोलिनियर, नेगेटिव, को इनिशियल और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं मेन जो शुरुआत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।